Hello friends, welcome to Code for Coding and hopefully you are perfectly doing well. This is my first video on C language और मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ यू हैव 0% नॉलेज रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग। आपको कुछ भी नहीं पता, 0% बिगिनर है। पर डरने की बात नहीं है कि मैं इसीलिए ये कोर्स लाया हूँ कि आपका जो फोबिया है कोडिंग से रिलेटेड वो मैं निकाल सकूँ। तो यहाँ आपको इन्जॉयमेंट भी आने वाला है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इन्जॉय आएगा, क्योंकि आपका कोई भी डाउट यहाँ नहीं बचने वाला है। मतलब सारे के सारे डाउट मैं क्लियर करूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको एज अ टीचर ना पढ़ा के एज अ फ्रेंड पढ़ाऊँगा, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर कर सकूँ। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सी लैंग्वेज, तो सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज, बहुत सारी लैंग्वेजेस। तो ये लैंग्वेज पहले डिफाइन करते हैं एग्जैक्टली व्हाट इज़ लैंग्वेज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू वी नीड लैंग्वेज, हमें लैंग्वेज की नीड ही क्यों पड़ी। तो इसका सिंपल आंसर है फॉर कम्युनिकेशन। अगर हमें किसी से कम्युनिकेट करना है तो उसके लिए लैंग्वेज मस्ट है। सपोज दैट योर फ्रेंड, मान लो तुम्हारा कोई दोस्त बाहर जा रहा है मार्केट में और तुम्हें उससे कुछ कॉपी पेन मंगाना है, तो तुम उससे बोलोगे कि भाई अगर तू मार्केट जा रहा है मेरे लिए कॉपी पेन लिए आना। तो वो बोलेगा ओके भाई ले आऊँगा। तो उसे भी हिंदी आती थी, तुम्हें भी हिंदी आती थी, तुमने कुछ उसे इंस्ट्रक्शन दिए तो वो समझ गया, तो तुम्हारे लिए वो कॉपी पेन ले आएगा। वहीं अगर बात करो, मान लो कोई तुम्हारा दूसरा फ्रेंड है, उसे केवल इंग्लिश समझ आती है, तो तुम उससे क्या बोलोगे, ब्रो इफ़ यू आर गोइंग टू मार्केट देन ब्रिंग मी अ कॉपी फॉर मी। इस तरीके से कुछ भी बोल सकते हो इंग्लिश में। तो वो इंग्लिश अगर आती होगी तो उसे इंग्लिश समझ आएगी। तो ये डिपेंड करता है कि सामने वाले की लैंग्वेज क्या है ओवरऑल। तो हमारा कम्युनिकेशन जब भी पॉसिबल हो सकता है कि जब हमें सामने वाले की लैंग्वेज पता हो, और या फिर हमारे बीच में कोई कॉमन लैंग्वेज हो जो उसे भी समझ आए और हमें भी समझ आए। तो इस तरीके से ये हमारा कम्युनिकेशन पॉसिबल है। हम अलग कंट्रीज़ में जाते हैं, अलग स्टेट में जाते हैं, तो वहाँ पे कई लैंग्वेजेस वेरीज करती हैं। ये तो हो गया हमारे ह्यूमंस के लिए हो गया, ठीक है। अगर मान लो हमें कोई काम अपना मशीन से करवाना है तो वो कैसे करवाएंगे, क्योंकि जैसे व्हाट अबाउट मशीन्स, यहाँ पे भी इसे कुछ काम कराना है, तो इसकी क्या लैंग्वेज है, इसकी भी कुछ लैंग्वेज होगी जो इसकी लैंग्वेज में हम बात करेंगे कि मेरा ये टास्क परफॉर्म कर दो, मेरे लिए सॉफ्टवेयर बना दो, इस तरीके से। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, बहुत रिसर्च वगैरह करके हमें पता चला इसकी जो लैंग्वेज होती है वो होती है बाइनरी लैंग्वेज 0-1। और ऑब्वियस सी बात है मशीन है यार, मशीन या तो ऑन हो सकती है या तो ऑफ हो सकती है। ऑफ का मतलब होता है 0 और 1 का मतलब होता है ऑन और 0 का मतलब होता है ऑफ। तो मशीन ऑफ हो सकती है, ऑन हो सकती है। तो ये इसकी एक लैंग्वेज हो गई। अब मान लो हमें कोई भी काम कहना हो, कोई टास्क परफॉर्म कराना हो, कोई सॉफ्टवेयर बनाना हो, या 2 नंबर का एडिशन कराना हो, कुछ भी कराना हो, तो हमें सब बाइनरी फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो जब हम बाइनरी लैंग्वेज सीखने गए थे तो हमने देखा ये काफ़ी डिफ़िकल्ट लगी। तो वहाँ पे ये पता चल रहा था कि जिसने ये डिज़ाइन किया आर्किटेक्चर कंप्यूटर का, वही बाइनरी लैंग्वेज को अच्छी तरीके से समझ सकता है, उस पर काम भी कर सकता है। इवन समझ तो हम भी सकते थे, पर वो काफ़ी हद तक टफ थी और उसके बाद उसे इम्प्लीमेंट करना और भी मुश्किल था बाइनरी लैंग्वेज को। तो फिर क्या कहा, तो फिर क्या हो सकता था कि बाइनरी लैंग्वेज तो सीखना बहुत मुश्किल है। तो इस एग्जाम्पल को यहीं पर रोकते हैं और फिर एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज दैट जैसे ये आपका फ्रेंड है कोई, ये राहुल है और इसे फ्रेंच आती है लैंग्वेज, ठीक है, और ये तुम हो इस तरीके से दीपक, और मुझे क्या होती है, केवल हिंदी आती है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि मुझे केवल हिंदी आती है और इसे केवल फ्रेंच आती है, क्या हम दोनों के बीच में कम्युनिकेशन पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि इसे केवल हिंदी आती है, इसे केवल फ्रेंच आती है। तो फिर इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? तो इसके 2 सोल्यूशन हो सकते हैं। पहला सोल्यूशन ये है कि हम क्या करें कि फ्रेंच की क्लास लें, वोकैबुलरी लें, या उस एनवायरनमेंट में जाएं, हम फ्रेंच लैंग्वेज सीखें, और फ्रेंच लैंग्वेज सीखने के बाद फिर हम इससे राहुल से कम्युनिकेट करें। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, हम एक ऐसे बंदे को ले आएँ, जैसे ये बंदा है रामू को क्या है, तुम्हारी हिंदी भी आती है और फ्रेंच भी आती है। रामू को हिंदी फ्रेंच दोनों आती है। तो हम एक ऐसे बंदे को हायर करें जो उसे हिंदी भी आती हो, फ्रेंच भी आती हो, एज ए ट्रांसलेटर बोल सकते हैं। कि जब भी हम कोई बात इसे राहुल से बोलें तो फर्स्टली रामू से बोलें कि मुझे ये बात राहुल से कहनी है, बोल रहा हूँ, तो रामू ये बात ट्रांसलेट करके फ्रेंच में बोल देगा। अगर राहुल को कुछ इंस्ट्रक्शन देने होंगे दीपक को, तो ये फ्रेंच में देगा, रामू क्या होगा, उस फ्रेंच को हिंदी में कन्वर्ट करके इसे बता देगा। तो यहाँ पे हमारा ये कम्युनिकेशन भी पॉसिबल हो सका बिकॉज ऑफ ट्रांसलेटर इसकी वजह से। या तो दूसरा तरीका था, हम लैंग्वेज सीखते तो काफ़ी टाइम लगता, तो उसके लिए बहुत वो करना पड़ता, क्लासेस वगैरह और भी इन्वायरमेंट में रहना पड़ता। तो इससे हमने यही कहा सीधे क्या करें, एक ट्रांसलेटर, एक बंदा हायर कर लिया जो हमारा दोनों का काम कर सके इस तरीके से। अब यहीं पे बात आ जाओ इसमें
तुम्हारा इसे, ठीक है, ये तो हटा दो, पहले इसे इरेज कर दो। और यहाँ पे ये, हाँ, ये मशीन्स में क्या था, तो बाइनरी लैंग्वेज क्या था, बाइनरी लैंग्वेज तो ठीक है भाई, बाइनरी लैंग्वेज तो सीखने से रहे इतनी कठिन थी, उसके बाद उसे इम्प्लीमेंट करना उतना ही मुश्किल था। तो थोड़ा हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेजेस में जाते हैं। तो फिर बाइनरी लैंग्वेज से ऊपर उठने के लिए, ये तो देखो बाइनरी लैंग्वेज को क्या कहा गया, बाइनरी लैंग्वेज ये जो थी इसे हम बोलते थे लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। उसके बाद एक दूसरी लैंग्वेज हमारे मार्केट में एग्जिस्ट की, वो लैंग्वेज थी असेंबली लैंग्वेज। इसे हमने बोला मिडिल लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज, इस तरीके से इसे हमने बोला मिडिल लेवल लैंग्वेज। इसमें क्या मतलब खासियत थी, ये जो है बाइनरी से ऊपर उठ के आया कि हमें पता चला कि यार बाइनरी तो हमसे सीखा नहीं जा रहा और उसे इंप्लीमेंट करना और उतना ही मुश्किल है, तो फिर असेंबली लैंग्वेज का इन्वेंशन हुआ। लेकिन असेंबली लैंग्वेज भी काफ़ी हद तक ठीक थी, क्योंकि इसमें कई इंग्लिश के जो कॉमन वर्ड्स थे थोड़े थोड़े मतलब मैच करते थे, तो हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाता था, तो काफ़ी हद तक हम प्रोग्राम कर रहे थे अच्छी तरीके से। पर इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे, ताकि ये ड्रॉबैक्स की वजह से ये उतनी आगे नहीं बढ़ पाई। ड्रॉबैक क्या थे, ये जिस सिस्टम पे बनाई जाती थी लैंग्वेज, या जिस सिस्टम में इसका प्रोग्राम लिखा जाता था, ये केवल उसी सिस्टम पर एग्जीक्यूट होती थी, उसका प्रोग्राम केवल उसी सिस्टम पर एग्जीक्यूट होता था, दूसरे सिस्टम पर एग्जीक्यूट नहीं होता था। अब मान लो हमें कोई सॉफ्टवेयर कोई चीज़ बनानी है, तो हम एक ही प्रोग्राम, ऐसा थोड़ी ना है कि हम मान लो इसी मशीन से मैं बनाया और इसी के लिए यूज़ करें, वो तो हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं। तो ये इसका ड्रॉबैक था। तो फिर क्या हुआ, इस ड्रॉबैक से भी मतलब अब क्या, ये इसके जैसे पहली क्या लैंग्वेज थी बाइनरी, इससे फिर हम आए मिडिल लेवल लैंग्वेज पे, इससे कुछ चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए कि हमें काम तो करना है, ठीक है, ऐसे कोडिंग छोड़ के तो नहीं जा सकते। उसके बाद अब हम जब इसमें ये ड्रॉबैक था कि हम मान लो कोई भी प्रोग्राम बना रहे थे, वो केवल उसी पे एग्जीक्यूट हो रहा था, उसी पे काम कर रहा था। तो फिर 1960 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, 1960 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने एक लैंग्वेज जो इन्वेंट की, BCPL थी, बेसिक कंबाइन प्रोग्रामिंग और लैंग्वेज, बेसिक कंबाइन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये 1960 में की। तो ये जो थी, ये लैंग्वेज क्या थी, अब वो जो उसके ड्रॉबैक्स थे कि वो एक ही सिस्टम पे चल सकती थी, काफ़ी हद तक इस लैंग्वेज ने उसमें काफ़ी सुधार किया, मतलब असेंबली लैंग्वेज को काफ़ी सुधार करके ये BCPL लैंग्वेज जो है इन्वेंट की गई थी, ठीक है। अब क्या हुआ, 1960 में ये किया गया था, 1960 में। फिर उसके बाद BCPL के बाद 1960 में BCPL कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी द्वारा आ चुकी थी। फिर 1970 में आ जाओ, यहाँ पे एक थे केन थॉम्सन नाम के साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, इसी BCPL लैंग्वेज में कुछ इन्वेंट करके या कुछ चीज़ें ऐड करके इन्हें इसी लैंग्वेज को नाम क्या कर दिया, इस लैंग्वेज का B नाम कर दिया, ठीक है। अब ये इस टाइम पे ये लैंग्वेज भी एग्जिस्ट कर रही थी, ठीक है। अब फिर जैसे थोड़ा टाइम आगे बढ़ा 1972 में एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डेनिस रिची ने क्या कहा, ये इन दोनों ने मिलकर, केन थॉम्सन और डेनिस रिची ने, इन्होंने क्या कहा कि इन लोगों को एक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन करना था। मतलब उस टाइम पे 1972 में एक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन करना था, यूनिक्स। अब क्या करा, तो इन्होंने उस टाइम पे केवल B लैंग्वेज एग्जिस्ट कर रही थी, तो इन्होंने क्या किया, B लैंग्वेज से ही ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने का ट्राई किया। लेकिन इसमें कुछ कमियां थी B लैंग्वेज में, कुछ इसमें भी ड्रॉबैक्स थे, जैसे डेटा टाइप्स के बारे में B लैंग्वेज में नहीं बताया गया, स्ट्रक्चर्ड के बारे में भी उतना डिफाइन नहीं किया गया था। तो फिर क्या किया, डेनिस रिची ने कुछ चीज़ों को और इम्प्रूव, इस V लैंग्वेज को इम्प्रूव करके, कुछ चीज़ें ऐड करके एक नई लैंग्वेज इन्वेंट की जिसका नाम था C लैंग्वेज। तो 1970 टू 1973 के अक्रॉस जो है C लैंग्वेज इन्वेंट हो चुकी थी। तो ये काफ़ी हद तक बहुत सही लैंग्वेज थी, क्योंकि इसमें प्रोग्राम भी इस पे चला रहे थे, तो दूसरे प्रोग्राम चल रहा था, ये पोर्टेबल लैंग्वेज भी थी और डेटा टाइप्स भी इन्होंने ऐड कर रखे थे। तो काफ़ी नई चीज़ों को मिला के जो है C लैंग्वेज को यहाँ पे इन्वेंशन हुआ। तो ये इतनी चीज़ें थी, ये हिस्ट्री रिलेटेड टू C लैंग्वेज, ठीक है। अब ये C लैंग्वेज, अब पहला ये जो आता है कि जैसे हम लोग कई बार कॉलेजेस में भी देखते हैं, कई जगह देखते हैं, हम लोगों को C लैंग्वेज ही पढ़ाई जाती है। तो बिहाइंड द रीजन, इसका रीज़न क्या है, हम लोगों को C लैंग्वेज ही क्यों पढ़ाई जाती है। तो पहली बात तो ये देखो, ये जितनी ऑल मॉडर्न लैंग्वेज है, जितनी भी लैंग्वेज हैं C से, C++ हो गई तुम्हारी, जावा हो गई तुम्हारी, पाइथन हो गई तुम्हारी, पर्ल हो गई तुम्हारी,
मतलब जितनी भी लैंग्वेज हैं ये सारी डिराइव हैं सी लैंग्वेज से, क्योंकि सी को बोला जाता है मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, ये मदर बोला जाता है इस तरीके से। तो अब इसके और भी कुछ बिहाइंड द कुछ रीजंस है कि सी लैंग्वेज को हम लोग क्यों पढ़ते हैं। पहली बात तो सी इज़ अ पावरफुल लैंग्वेज है, ये बहुत फास्ट लैंग्वेज है कंपेरेटिवली टू पाइथन और जावा और किसी भी लैंग्वेज से। हालांकि इतना तो ऐसा नहीं बोल सकते कि वो स्लो है, लेकिन हाँ ये काफ़ी फास्टर है कंपेरेटिवली टू पाइथन और जावा या और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से, ठीक है। अब यहाँ पे इसके कुछ डेली लाइफ में एप्लीकेशंस देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रही है। तो देखो पहला एप्लीकेशन तो हमने वही देखा था जो 1972 में वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, यूनिक्स कर्नल को बनाने के लिए जो है यूज़ की गई थी, यही था। उसके बाद जो मेजर पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, मेजर पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज़ हो गया तुम्हारा, यूनिक्स हो गया, लिनक्स हो गया, इनके जो मेजर पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इनके जो है सी लैंग्वेज में ही लिखे गए हैं। उसके बाद एक अगर इसका दूसरा एग्जांपल देख लें तो GUI होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या होता है, जैसे हम अपना लैपटॉप खोलते हैं, मतलब पीसी खोलते हैं, तो वहाँ पे ये इस तरीके से छोटे छोटे ऐप्स दिख रहे होते हैं इस तरीके से। यहाँ पे हम टिक करते हैं, न्यू फोल्डर क्रिएट करने को आता है। ये जो एनिमेटेड टाइप का हमें दिख रहा होता है इसे ही बोलते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो ये भी हमने काफ़ी हद तक इसका पार्ट जो है सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ये हो गया एक एग्जाम्पल, मतलब जो डेली लाइफ है, मतलब एप्लीकेशन। और इसका क्या है डेली लाइफ में, अगर इसका और डेली लाइफ में देखें तो हम जो आजकल गेम्स वगैरह ज़्यादा आजकल खेलते हैं, तो हमने जैसे बताया सी लैंग्वेज इज़ अ फास्ट लैंग्वेज, ये फास्टर लैंग्वेज है कंपेरेटिवली टू अदर लैंग्वेजेस। तो यहाँ पे गेम्स में भी हम कौन सी यूज़ करते हैं, यूज़ करते हैं सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं क्योंकि फास्ट होते हैं। और भी डेली जो गैजेट्स बन रहे हैं, कई बार वॉशिंग मशीन में भी कई जगह पे जिसमें हमें फास्ट एग्जीक्यूशन की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे सी लैंग्वेज का क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। और एक दूसरा एग्जांपल और बताएं रिलेटेड टू माई एसक्यूएल, ये क्या चीज़ है, इसे बोलते हैं DVMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब जैसे मान लो ये तुम्हारा कंप्यूटर है, ये मशीन है, और ये तुम्हारे यहाँ पे डेटाबेस है। अब मान लो तुम्हें कंप्यूटर में कोई भी इंफॉर्मेशन क्या होती है, स्टोर करती है। जैसे ही तुम लोग कोई इंफॉर्मेशन स्टोर करते हो तो वो सीधे क्या जाती है, डेटाबेस में जाती है, ठीक है। अगर मान लो तुम्हें कंप्यूटर से कोई इंफॉर्मेशन लेनी है तो वो डेटाबेस से इधर कंप्यूटर में आती है। तो मतलब ये सारी चीज़ें जो है एक्सेसिंग या फिर हम डिक्लेयर करते हैं कोई, वो डेटाबेस में जाती हैं। लेकिन इनसे जाने से पहले एक बीच में और सॉफ्टवेयर होता है, वो तो हमें दिखता है कि ऐसे जा रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट में क्या होता है कि हमारा प्रोसेस जो है इससे होते हुए जाता है, इससे होते हुए निकलता है। मान लो हमें कोई चीज़ स्टोर करनी है इन्फॉर्मेशन, तो वो पहले इस सॉफ्टवेयर में जाएगा, इस सॉफ्टवेयर से होते हुए डेटाबेस में जाएगा। और कोई चीज़ मान लो हमें एक्सेस करनी है तो वो डेटाबेस से होती हुई इस सॉफ्टवेयर से हमें पीसी पे स्क्रीन पे दिखेगी। तो ये सॉफ्टवेयर जो यूज़ करते हैं DVMS के जो एग्जाम्पल होते हैं, इसी में होता है MySQL और इसी में आता है Oracle। तो ये भी क्या होते हैं, इनके जो मेजर पार्ट हैं ये भी सी लैंग्वेज में लिखे गए हैं। तो आपने देखा कि मतलब काफ़ी हद तक बहुत यूज़ है सी लैंग्वेज का मॉडर्न में भी, ठीक है। और भी कुछ एग्जांपल बताते हैं, ठीक है। अब सी लैंग्वेज को सीखने के बिहाइंड रीज़न, सी एक पावरफुल लैंग्वेज तो है ही। इसमें जैसे कुछ लैंग्वेजेस के बारे में जैसे हम आगे जैसे पढ़ेंगे, जावा, पाइथन, C++, तो यहाँ पे अगर हमने C++ को अच्छी तरीके से कर लिया, सी लैंग्वेज को अगर हमने अच्छी तरीके से कर लिया तो हम सारी लैंग्वेजेस को बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट बताए जा सकते हैं, पॉइंटर, एरे, फंक्शन, स्ट्रिंग, इनके जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो मतलब कॉन्सेप्ट बताते हैं वो सारी लैंग्वेजेस में लगभग जो C++, जावा, इनमें यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इसके बारे में हम डेप्थ में नॉलेज करते हैं। यहाँ पे हमारा फंडामेंटल बहुत अच्छी तरीके से क्या होता है, स्ट्रांग होता है। फॉर एग्जांपल, अब ये तुम्हें एक एग्जांपल की तरीके से और भी बताते हैं कि सी लैंग्वेज हम क्यों सीखते हैं। तो सी लैंग्वेज जैसे मान लो मान लो इस एडवांस टेक्नोलॉजी में आज का कल्चर है, इसमें आपको तुम मान लो एक कार सीखना है, ड्राइव करना सीखना है, चलाना है। तो आप एक कार लेने जाते हो, तो जैसे इस तरीके से ड्राइवरलेस कार चल रही है, ऑटो गियर चल रही हैं, तो आप वो क्या कर लेते हैं, परचेस कर लेते हैं वहाँ पे। लेकिन अब क्या करते हैं, आप वो चला भी लेते हैं अच्छी तरीके से,
अच्छी, लेकिन जब आप ड्राइवर लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, फिर आप वहाँ पे जाते हैं, फिर आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिलेटेड टू गियर और चीज़ें, लेकिन आपको उतना डेप्थ में नॉलेज नहीं होता क्योंकि आपने पहले ही ऑटो गियर वगैरह ये चीज़ें एडवांस टेक्नोलॉजी पे बेस ले रखी हैं, तो आपको बेसिक नॉलेज नहीं होता है। तो यही काम होता है, जैसे सी लैंग्वेज हो गई, C++, जावा वगैरह, ये है हाई लेवल लैंग्वेजेस, ये तो हाई लेवल लैंग्वेजेस में आती ही हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, सी लैंग्वेज क्या होता है, सी लैंग्वेज में हम फंडामेंटल बारे में जानकारी लेते हैं इतनी अच्छी तरीके से। यहाँ पे क्या होता है, हम अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को बहुत अच्छी तरीके से डेवलप करते हैं। अब पहली बात, एक होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक होता है प्रोग्रामिंग स्किल्स। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग स्किल्स। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब होता है इसमें हम प्रोग्राम बनाना सीखते हैं, स्ट्रक्चर बनाना, किस तरीके से उसका वो पूरा तैयार करते हैं प्रोग्राम का, कि किस तरीके से लिखना है प्रोग्राम वो। लेकिन स्किल्स में क्या होता है, हम लॉजिक डेवलप करते हैं कि उसमें क्या करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो अभी फ्रेंच का जैसे एग्जांपल दिया था, अब जैसे फ्रेंच लैंग्वेज तो तुमने सीख ली, लेकिन अब उससे क्या बात करनी है, मतलब कैसे क्या करना है, तो वो आता है लॉजिक में, तो वो आती है प्रोग्रामिंग स्किल्स पे, ठीक है। तो ऐसे ही सी जो है हमारी प्रोग्रामिंग स्किल्स को बहुत बूस्ट करता है और हमें कई चीज़ों के बारे में जानकारी यहाँ फंडामेंटल में मिलती है। दैट्स वाई सी इज़ अ मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट पावरफुल लैंग्वेज, और काफ़ी फास्ट भी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे हम कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं, हाउ टू लर्न सी लैंग्वेज, हाउ टू लर्न सी, हम सी लैंग्वेज कैसे सीखें। अब देखो आज नॉर्मली ऐसे लिख रहे हैं, इंट्रो पार्ट था, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें से अच्छी तरीके से लिखेंगे सारे प्रोग्राम, वो अच्छी तरीके से सब नोट्स वगैरह डिज़ाइन होगा। अभी क्या है, केवल इंट्रो पार्ट था, तो केवल ऐसे ही समझा रहे हैं ऊपर से, ठीक है। हाउ टू लर्न सी लैंग्वेज। अब मान लो कोई भी लैंग्वेज तुम्हें सीखने के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, ये देखना। सबसे पहले क्या होता है, उसके कुछ तुम्हें अल्फ़ाबेट सीखने पड़ते हैं, अल्फ़ाबेट्स ABCD जो कुछ भी है रिलेटेड, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं। उसके बाद हम क्या आते हैं, अल्फ़ाबेट्स के बाद हम वर्ड्स बनाना सीखते हैं। क्या सीखते हैं, उसके वर्ड्स बनाना सीखते हैं, छोटे छोटे जो उससे स्टार्ट होते हैं। उसके बाद यहाँ के बाद हम आते हैं सेंटेंस पे, हम सेंटेंस बनाना सीखते हैं। और फिर यहाँ पे आ जाए तो हम यहाँ पे देखते हैं पैराग्राफ बनाना सीखते हैं। तो ये किसी लैंग्वेज को सीखने का जो सीक्वेंस है वो इस तरीके से होता है। अब ऐसे ही सी लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज, यहाँ पे क्या पढ़ेंगे हम, इस तरीके से A to Z या फिर ये कैरेक्टर्स और 0 to 9 स्पेशल सिंबल, ये कैरेक्टर्स कुछ रिलेटेड पढ़ेंगे। अब यहाँ पे जैसे वर्ड्स थे वैसे ही यहाँ पे आ जाते हैं टोकन्स। अब व्हाट इज़ टोकन्स बताएंगे, अभी तक के लिए इसे समझ लो, रिलेट कर लो। ये वर्ड्स जैसे यहाँ से अल्फ़ाबेट से वर्ड गए, ऐसे यहाँ टोकन गए, ठीक है। टोकन के अंदर आते हैं तुम्हारे कॉन्स्टेंट, वेरिएबल्स, कीवर्ड्स, इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। टोकन्स के बाद हम यहाँ पे जैसे सेंटेंस आ रहा है, यहाँ पे आते हैं इंस्ट्रक्शन हो गया या स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद जैसे यहाँ पे पैराग्राफ आता है वैसे ही यहाँ पे आता है प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। अब देखो पहले बताएं प्रोग्राम होता क्या है। जैसे आप लोग ही बोलते हो, जैसे कहीं हम लोग पार्टी करने के लिए जाते हैं, मतलब दोस्तों के साथ में, तो हम एक प्रोग्राम डिज़ाइन कर लेते हैं कि चलो पहले उसको कॉल करेंगे, पहले उस फ्रेंड को करेंगे, अच्छा सब लोग क्या करेंगे, एक वहाँ पे एक पॉइंट पे मिल जाएंगे आके, जो भी वहाँ पे चौराहा है वहाँ पे सब लोग मिल जाएंगे आके। फिर हम लोग क्या करेंगे, बाइक लेंगे या गाड़ी लेंगे, फिर वहाँ से क्या करेंगे, हम लोग उस मार्केट के लिए जाएंगे। इस तरीके से हम प्रोग्राम करते हैं कि पहले क्या करेंगे, कॉल करेंगे, फिर उस दोस्त को बुलाएंगे, फिर इस जगह पे सब लोग मिलेंगे। तो एक स्ट्रक्चर्ड वाइज में एक सीक्वेंस फॉलो करके हम कुछ टास्क लिख लेते हैं, उसी को बोलते हैं प्रोग्राम। प्रोग्राम भी क्या होता है कि स्ट्रक्चर्ड वाइज में हम क्या, मान लो कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी चीज़ बनानी है, कोई प्रोग्राम डिज़ाइन करना है, तो हम एक सिंपल तरीके से एक स्ट्रक्चर्ड वाइज में पहले ये लिखेंगे, उसके बाद ये लिखेंगे, इस तरीके से उसे ही हम बोलते हैं प्रोग्राम, ठीक है। तो प्रोग्राम समझ गए। तो हाउ टू लर्न सी लैंग्वेज, जैसे अल्फाबेट्स, वर्ड, सेंटेंस, पैराग्राफ आया, वैसे ही तुम्हारा सी लैंग्वेज में भी आएगा। A to Z टोकन्स पढ़ेंगे, फिर इंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर प्रोग्राम्स पढ़ेंगे। तो ये इस तरीके से हम क्या करेंगे, सी लैंग्वेज को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो आज के लिए ये जो था हमारा ये इंट्रो पार्ट था, इस तरीके से जो हमने समझा, और आज हमने ऊपर से बता दिया, और इतना अच्छी तरीके से लिखा भी नहीं था क्योंकि आज पूरा इंट्रो देना था। नेक्स्ट क्लास में एक अच्छी तरीके से नोट्स डिज़ाइन करके अच्छी तरीके से समझाऊंगा, और कई इलस्ट्रेशन के द्वारा और भी चीज़ें आगे फास्ट फॉरवर्ड में आएंगी। तो अभी तो सी चल रही है, उसके बाद सी के बाद C++ का भी कोर्स आने वाला है, उसके बाद जावा भी करेंगे। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ, और देखने के लिए थैंक यू और हैव अ नाइस टाइम।